कनिष्का अपने कैंप के लोगों की कानाफूसी सुनकर परेशान हो गई थी। वो अचानक ही गुस्से में बोली, तुम में से जिसको भी यहां पर नहीं रहना है वो तुरंत यहां से चला जाए। तुम लोग दिन भर यहां पर बैठे रहते हो और मेरे काम में बकर बकर करते रहते हो। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह सुनकर पुष्कर मुस्कुरा दिया और बिना कुछ कहे सीधे स्टेज की तरफ चला गया। दूसरी तरफ से पिछली पहाड़ी को रिप्रेजेंट करते हुए एक दाढ़ी वाला आदमी आ रहा था। वो लगभग 30 साल की उम्र का था। उस दाढ़ी वाले ने पुष्कर को गुस्से से घूर कर देखा और बोला, लड़के, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि परसों तुम रेस्टोरेंट के अंदर थे और हम पिछली पहाड़ी वालों को धमकी दे रहे थे? अब देखता हूं मैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। पुष्कर को याद था कि जब वह पिछली पहाड़ी के लोगों से रेस्टोरेंट में मिला था तो पिछली पहाड़ी के कुछ बूढ़े आदमी पुष्कर को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और कई सारी बुरी बातें भी बोल रहे थे। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने तो पुष्कर के हाथ पैर काटने की धमकी भी दे दी थी। ऑडियंस ने देखा कि पुष्कर के शरीर में एक अजीब तरह की वाइब्रेशन होने लगी और हवा की वजह से उसके सिल्वर कलर के बाल फड़फड़ाने लगे थे। पुष्कर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जो कोई भी स्टेज पर मेरे सामने खड़ा होगा मैं उसे अपना दुश्मन मानूंगा। दूर ऑडियंस में बैठे हुए पिछली पहाड़ी के कई सारे बुढ़ों में से एक चिल्लाया, अबे कल के पैदा हुए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे फाइटर के सामने खड़े होने की? जीवा बेटे, इस मच्छर की हड्डी पसली एक कर दो। ऑडियंस में इस वक्त स्पेशल फोर्सेस के भी कई सारे मेंबर्स बैठे हुए थे और ये मैच देख रहे थे। राहुल और अक्षिता भी स्पेशल फोर्सेस के ही थे और वो बस यहां ये देखने आए हुए थे कि पुष्कर अब पिछली पहाड़ी के फाइटर के आगे कैसे तड़प तड़प के मरेगा। राहुल चिल्लाया, जीवा, अपनी पिछली पहाड़ी की ताकत इस पुष्कर को दिखा ही दो। एक बढ़िया फाइट होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि पुष्कर की पिछली पहाड़ी वालों के साथ भी लड़ाई है। तभी अक्षिता बोली, चाहे पुष्कर कहीं भी चला जाए, सब जगह जाकर ये लड़ता ही है। इसके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमिलिटी नहीं है। इसलिए मुझे तो इस बात में कोई सरप्राइज नहीं लगा कि इसने पिछली पहाड़ी वालों के साथ भी झगड़ा कर रखा है। ये तो हमारी स्पेशल फोर्सेस वालों के साथ भी बदतमीजी करने से नहीं रुकता। तभी उसी बुढ़े ने फिर से कहा, पिछली पहाड़ी का खूंखार भेड़िया जीवा, ये वही फाइटर है जो पिछले साल भी आया था और इस प्रतियोगिता में रनर अप भी था और अब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ये और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब इस बदतमीज पुष्कर की मौत जीवा के हाथों होने वाली है। स्टेज के ऊपर जीवा एक जोरदार आवाज के साथ तोप के गोले की तरह तेजी से आगे बढ़ा और वो दौड़ते दौड़ते हवा में उछला और कलाबाजियां दिखाता हुआ पुष्कर के ऊपर उसने अपनी लात किसी घोड़े की तरह चला दी। जीवा की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी और उसके शरीर के मूवमेंट्स को तंत्र शक्ति की एनर्जी सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजिव पावर आ चुकी थी। जीवा इतनी तेजी से आ रहा था कि लोगों को उसको देखना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी हैरान होते हुए बोला, ये तो भेड़िए के पंजे वाला हमला है ना? जैसे ही जीवा की लात पुष्कर के सिर से टकराने ही वाली थी, पुष्कर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लात को रोक दिया। लेकिन जीवा की लात में इतनी ज्यादा ताकत थी कि पुष्कर अपनी जगह खड़ा खड़ा खिसकता हुआ लगभग 10 मीटर दूर चला गया। कनिष्का ने जैसे ये देखा वो तुरंत घबराते हुए बोली, ये भेड़िए का पंजा कौन सा हमला है? क्या ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? कनिष्का के कैंप के बाकी मेंबर्स के चेहरों पर तो बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था और वो अचानक ही हंसते हुए आपस में बात करने लगे। कनिष्का के पिता ने कहा, वो सिर्फ ताकतवर हमला ही नहीं है बल्कि वो पिछली पहाड़ी के साथ सबसे यूनिक स्किल्स में से एक है, भेड़िए का पंजा। कहा जाता है कि इस हमले का इस्तेमाल करने वाले के शरीर में भेड़िए के चारों पंजों की ताकत एक ही पैर में आ जाती है। एक बहुत मशहूर कहानी भी है कि जब एक बार बहुत ताकतवर योद्धा पिछली पहाड़ी की तरफ से गुजर रहा था तो पिछली पहाड़ी के एक फाइटर ने उस योद्धा को फाइट के लिए चैलेंज किया था और फिर उस योद्धा के ऊपर भेड़िए के पंजे का इस्तेमाल कर दिया था। कहा जाता है कि वह हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि पिछली पहाड़ी के बने हुए 2 पुल उस एक ही झटके से टूट गए थे। बाद में उस योद्धा ने भी इस हमले की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। पिछली बार जब जीवा ने इस भेड़िए के पंजे का इस्तेमाल किया था तो उसने तंत्र शक्ति की उपासना करने वाले एक बहुत ही ताकतवर फाइटर को एक ही लात में मार डाला था। इस तरह की खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए एक फाइटर को बचपन से ही ट्रेनिंग करनी होती है। इस वक्त जीवा जिस लेवल पर है उसके सामने तो 4-5 लोगों का एक ग्रुप भी नहीं टिक सकता। कनिष्का, तुम जल्दी अपने दोस्तों को बोलो कि वो सरेंडर कर दे, नहीं तो वो मर जाएगा। कनिष्का ये सब बातें सुन रही थी और गिव अप करने ही वाली थी, लेकिन तभी कनिष्का ने एक कमाल का नजारा देखा। पुष्कर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा,
तुम मेरे साथ किकिंग में कंपटीशन करना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। यह कहते ही पुष्कर ने अपना पैर हवा में उठाया और जोर से स्टेज के ऊपर मारा, तो तुरंत ही उसका शरीर हवा में 4-5 मीटर ऊपर की ओर उछल गया। अगले ही पल पुष्कर बहुत तेज स्पीड से नीचे जीवा की ओर आ रहा था और उसने हवा में ही गोल गोल घूमते हुए अपनी लात एक बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ सीधे जीवा की पीठ और फिर पैर पर दे मारी। हड्डी के टूटने की एक तेज आवाज सभी लोगों ने सुनी और अगले ही पल जीवा का पैर 2 टुकड़ों में टूट गया और जीवा घुटने के बल स्टेज पर गिर पड़ा। जहां पर पुष्कर लैंड हुआ था उसके चारों ओर स्टेज पर कराहट बढ़ गई। जीवा के मुंह से ढेर सारा खून बाहर निकल आया क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में भी दरारें पड़ चुकी थी और उसका शरीर जमीन पर बिल्कुल निढाल होकर गिर चुका था। अचानक ही सभी लोगों को कुछ पल के सदमे के बाद यह महसूस हुआ कि जीवा अधमरा हो चुका था। जीवा पुष्कर की एक लात से ही इस तरह कुत्ते की मौत मरने वाला था। बैंकेट में मौजूद हर इंसान इस वक्त पुष्कर को स्टेज पर खड़े हैरानी से देख रहा था। यहां तक कि बाकी के 3 बने हुए स्टेजेस के ऊपर लड़ रहे फाइटर्स भी अचानक रुक गए और पुष्कर को एक साथ देखने लगे। अभी अभी पुष्कर की इस खतरनाक शक्ति को देखकर वहां मौजूद लोगों को लगने लगा जैसे कि पुष्कर कोई इंसान नहीं था बल्कि प्राचीन काल का कोई देवता था जो किसी राक्षस को मार रहा था। अचानक ही एक आदमी बोला, खूनी भेड़िया इस तरह से मारा गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा बदल गए, खासकर कि पिछली पहाड़ी के लोगों के। उनके लिए खूनी भेड़िया ट्रम्प कार्ड था और उन्हें पूरा यकीन था कि खूनी भेड़िया उन्हें फाइनल में ले जाने वाला था। लेकिन उन लोगों की आंखों के सामने पुष्कर ने केवल एक लात से ही जीवा को जान से मार डाला था और जिस स्टेज पर वो लोग लड़ रहे थे वो कोई मामूली पत्थर से नहीं बना था, वो दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल से बनाया गया था। लेकिन उसको भी पुष्कर ने चूर चूर कर दिया था। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद थी कि शायद जीवा जिंदा हो जाएगा। तभी अचानक रेफरी ने जीवा के पास जाकर नोटिस किया कि जीवा का शरीर बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ था। रेफरी ने खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा, जीवा हार चुका है, पुष्कर की जीत हुई। कनिष्का के कैंप वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुष्कर जीत चुका था। उनमें से हर किसी को उम्मीद थी कि यह लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलने वाली होगी, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह लड़ाई कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। लड़ाई का फैसला आते पिछली पहाड़ी के लोग एकदम से जीवा के पास दौड़कर नहीं गए। इस तरह की कंपटीशन में जिंदगी और मौत कोई बड़ी बात नहीं थी। पिछले 2 दिनों के अंदर ही लगभग 10 लोग पहले ही मारे जा चुके थे और इस बात को तो स्पेशल फोर्स वाले भी इग्नोर कर रहे थे। बाकी के कैंप भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। जहां तक कि पिछली पहाड़ी के लोगों की बात थी, वो सभी के सभी बहुत गुस्से में थे, लेकिन इस वक्त वो अपना गुस्सा पी गए थे। कनिष्का के कैंप के लोग तो बहुत ज्यादा हैरान रह गए और तुरंत उठ खड़े हुए और जोर जोर से तालियां बजाते हुए पुष्कर को चीयर करने लगे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज दे देगा। कनिष्का के कैंप के लोग कहने लगे, ओह माय गॉड, हमारी फैमिली टॉप 6 में पहुंच चुकी है। तभी दूसरा आदमी बोला, पुष्कर कांग्रेचुलेशंस, आखिर हम टॉप 6 में पहुंच ही गए। तभी एक तीसरा आदमी बोला, ना जाने कितने साल गुजर चुके हैं जब से हम टॉप 6 में नहीं पहुंचे थे और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के टॉप 6 फाइटर को इंटरनल वॉर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे कैंप को और भी ज्यादा फायदा होगा। कनिष्का के कैंप के सभी मेंबर्स एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और कई सारे लोग तो पुष्कर की तारीफें भी करने लगे थे। कनिष्का और मृणाल तेजी से आगे बढ़ी और पुष्कर को सहारा देने लगी। केवल उन दोनों को ही पता था कि पुष्कर इस कंपटीशन में बहुत सीरियस इंजरी के साथ आया था। कनिष्का और मृणाल को पुष्कर के साथ इस तरह फ्रेंडली होते हुए देखकर कनिष्का की फैमिली की बाकी लड़कियां बहुत ज्यादा जेलस होने लगी। कनिष्का ने पुष्कर के ठंडे शरीर को छूते हुए कहा, पुष्कर, तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों हो गया है? मृणाल, जिसने कि पुष्कर का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था, वो बोली, तुम क्या बात कर रही हो कनिष्का? पुष्कर का शरीर तो बहुत ज्यादा गर्म है। क्योंकि उन दोनों ने ही पुष्कर का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों को ही अलग अलग टेम्परेचर महसूस हो रहा था, इसलिए वो दोनों हैरान रह गईं। एक ही समय पर किसी इंसान के दोनों हाथों का अलग अलग टेम्परेचर कैसे हो सकता था? ये बात उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी। पुष्कर जानता था कि उसने अभी अभी नाग देवता की बताई हुई प्राचीन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जो कि उसके मौजूदा शरीर की कैपेबिलिटी से बाहर की चीज थी, लेकिन वो अपना दर्द छुपाते हुए बोला, मैं ठीक हूं। तभी अचानक पिछली पहाड़ी के लोग स्टेज पर पहुंच गए और गुस्से से चिल्लाने लगे, पुष्कर, तुम एक राक्षस हो, राक्षस, तुम इंसान नहीं हो, तुमने हमारे फाइटर को जान से मार डाला।
तभी वो गुस्सैल बूढ़ा आदमी जिसने रेस्टोरेंट में पुष्कर से तू मैं की थी, वो रोते हुए बोला, हे भगवान, मेरे भतीजे को इतनी बुरी तरह पुष्कर कैसे मार सकता है? तुम लोगों की फैमिली भी हमारी तरह ही तड़पेगी। देख लेना, तुम लोग इंसान नहीं हो। पुष्कर, तुम इतनी कम उम्र के होकर भी इतने जालिम कैसे हो सकते हो? तुम मेरे भतीजे को इतनी बेदर्दी से कैसे मार सकते हो? हे भगवान। उस बूढ़े की तड़पती हुई आवाज सुनकर हर कोई अंदर से कांप गया था। कनिष्का के कैंप के लोग अचानक चुप हो गए थे। वो चाहते तो थे कि पिछली पहाड़ी के लोगों को जवाब दिया जाए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से वो लोग बूढ़े की रोती हुई आवाज को सुनकर दुखी भी होने लगे थे। तभी कनिष्का चिल्लाई, इस कंपटीशन को ज्वाइन करने से पहले हर फाइटर को पता था कि यहां जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। अगर तुम लोगों को मौत से इतना ही डर है तो जाकर घर पर बैठो और अपनी दलेर औरतों को लड़ने के लिए भेज दो। मृणाल भी गुस्से से बोली, तुम लोगों ने भी तो कल अपने 3 ओपोनेंट्स को जान से मार डाला था, तब तुम लोग रो नहीं रहे थे, अब बड़ा दिखावा कर रहे हो। हर कोई कनिष्का के कैंप और पिछली पहाड़ी के लोगों के बीच हो रही झड़प को दिलचस्पी से सुन रहा था। क्या पिछली पहाड़ी के लोग जीवा की मौत का बदला लेंगे? क्या पुष्कर का शरीर नाग देवता की शक्तियों को झेल नहीं पा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुष्कर की आंखों में दया का कोई भाव नहीं था, क्योंकि जीवा ने भी पुष्कर पर एक खौफनाक हमला किया था। और अगर पुष्कर की जगह कोई और फाइटर होता तो वो उसकी लात से एक झटके में ही मर जाता। अब जबकि जीवा पुष्कर को मारने की कोशिश कर रहा था तो पुष्कर को भी उसे मारने का कोई दुख नहीं था। लेकिन पुष्कर को यह सब कहने की जरूरत नहीं थी। अगर पिछली पहाड़ी वाले लोग बाद में पंगा लेने की कोशिश भी करते हैं तो पुष्कर एक और इंसान को मारने में संकोच नहीं करेगा। वैसे भी पुष्कर को एक ना एक फाइटर को तो इतनी बुरी मौत देनी ही थी, नहीं तो लोग उसे कमजोर समझने की भूल कर लेते। अक्षिता अपने दांत पीसते हुए बोली, पुष्कर ने जरूर कोई चाल चली है। मुझे पूरा यकीन है कि कल के मैच में खूनी भेड़िया बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया होगा, नहीं तो पुष्कर ऐसे कमजोर से कैसे हार सकता है। अक्षिता के बगल में बैठे हुए राहुल का चेहरा खौफ से भरा हुआ था। राहुल अब तक भूल चुका था कि पुष्कर ने उसे एक थप्पड़ में ही बेहोश कर दिया था। हालांकि वो बात महीनों पहले की थी, लेकिन अब जैसे ही पुष्कर ने अपनी खतरनाक ताकत दिखाई तो राहुल को पुरानी यादें वापस आने लगी थी। हालांकि थोड़ी देर पहले तक राहुल को लग रहा था कि अब जब वो स्पेशल टीम का हिस्सा बन चुका था और कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था तो वो पुष्कर से ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। सोनाली ने गुस्से से दलजीत को घूरते हुए देखा। दलजीत ने अपनी जिद की वजह से इतने बढ़िया फाइटर को जबरदस्ती टीम से निकाल दिया था। सोनाली को पूरा यकीन था कि पुष्कर जितने खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था वो आसानी से फर्स्ट पोजीशन जीत सकता था, लेकिन दलजीत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दलजीत एक बहुत ही इज्जतदार स्पेशल फोर्सेस का इंस्ट्रक्टर था, इसलिए उसकी नजर में पुष्कर जैसे लोग सड़क पर रेंगते हुए कीड़े थे। थोड़ी देर बाद बैंकेट के टॉप 6 फाइटर्स के रिजल्ट आ गए थे। कनिष्का का कैंप भी उनमें से एक था, क्योंकि टॉप 6 के फाइटर को इंटरनल वॉर में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलने वाला था। इसलिए स्पेशल फोर्सेस के 2 फाइटर्स ने तुरंत टॉप 6 में से अपना नाम वापस ले लिया, ताकि वे आने वाली वॉर में बिना किसी चोट के लड़ सकें। स्पेशल फोर्सेस को हमेशा से ही पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट रहता था, लेकिन वे कभी भी फर्स्ट प्राइज नहीं जीतना चाहते थे। आखिरकार फर्स्ट प्लेस के लिए लड़ाई होने की बारी आई तो केवल 3 ही लोग बचे हुए थे। एक फाइटर पिछली पहाड़ी का था, दूसरा मेहता परिवार की एक ब्रांच का फाइटर था। अब कनिष्का के कैंप के लोग भी पुष्कर की चापलूसी करने लगे थे। एक आदमी ने पूछा, पुष्कर सर, क्या आपको प्यास लगी है? क्या आप पानी या फिर थोड़ी सी चाय लेंगे? दूसरा आदमी बाकियों को डांटते हुए बोला, क्या तुम लोग को यहाँ के रूल्स पता नहीं है? देख तो रहे होगे यहाँ का मौसम कैसा है, बिल्कुल ठंडा, और तुम लोग उनके सिर पर पंखा दे रहे हो। तीसरा आदमी बोला, पुष्कर सर, आप तो कमाल के आदमी हो। मुझे शुरू से ही पता था कि केवल आप ही हमारे कैंप को टॉप 3 में ले जा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ललित से पूछ लीजिए, उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही हार गया। मैं तो शुरू से ही आपकी ताकत को पहचान चुका था। बस फर्क इतना है कि मैंने पहले कभी आपकी ताकत की तारीफ नहीं की, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको मनी मन पता चल गया होगा कि मैं दिली दिल में आपको ही सपोर्ट कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, पुष्कर बेटे, मैं अपनी जवानी के दिनों में दिल्ली शहर गया था और वहां मैं कुछ साल रहा भी हूं। वहां मैंने श्रीवास्तव परिवार के कई लोगों से दोस्ती भी की थी। अब क्योंकि तुम मेरे घर की बेटी कनिष्का के अच्छे दोस्त बन गए हो
तो मैं तुम्हारा अंकल हुआ। तुम आने वाले 2 गेम अच्छे से परफॉर्म करना और ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर तुम हार भी गए तो हम 3rd पोजीशन पर आकर भी खुश हैं। पुष्कर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कनिष्का के परिवार के वही लोग थे जो पिछले 2 दिनों से उसे लगातार नीचा दिखा रहे थे। हालांकि पुष्कर को ऐसे लोगों से कभी फर्क नहीं पड़ा और ना ही पड़ने वाला था। दुनिया में ऐसे लोग होते ही हैं जो उगते हुए सूरज को ही सलाम करते। ये बात पुष्कर जानता ही था। इस वक्त लाडली कैंप का हर मेंबर पुष्कर को पूरे दिलो जान से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन यह पहला मौका था जब कनिष्का चाहती थी कि पुष्कर इस फाइट में ना उतरे। कनिष्का ने परेशान होते हुए कहा, पुष्कर देखो, लड़ना जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। यह सुनते ही कनिष्का के कैंप का हेड, जो कनिष्का का बाप भी था, वो गुस्से में बोला, कनिष्का बकवास बातें मत करो। पहले तुम ही पुष्कर जी को यहां फाइट में लेकर आई थी और अब तुम खुद ही उन्हें गिव अप करने की कह रही हो। कनिष्का ने तीखी आवाज में कहा, मैंने पुष्कर को फाइट करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मैं ये साबित करना चाहती थी कि मैं पुष्कर की ताकत के बारे में सही सोचती थी। लेकिन अब जब पुष्कर ने अपनी ताकत साबित कर दी है तो उसे और फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। कनिष्का पुष्कर को और धोखा नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने साफ साफ कह दिया, पुष्कर क्या तुम जानते हो कि हर किसी ने अचानक ही फाइट से गिव अप क्यों कर दिया और फर्स्ट प्लेस के लिए कॉम्पीट भी नहीं किया? क्योंकि हर कोई जानता है कि टॉप 6 में आने के बाद टॉप 3 के फाइटर पूरी जान से लड़ाई लड़ते हैं, जिसकी वजह से वे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। तुम्हें पता है पिछले साल के टॉप 3 में से इस बार केवल जीवा ही क्यों आया था? क्योंकि बाकी के दोनों फाइटर इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि कंपटीशन के 3 महीने के अंदर ही वे मर गए थे। इसलिए पुष्कर, मैं तुमसे कहती हूं कि गिव अप कर दो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा वादा है। तभी कनिष्का के पापा ने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो कनिष्का? ऐसे गिव अप करने से हमारा क्या फायदा? अगर करना है तो पुष्कर तुम स्टेज पर जाओ और 2-3 रैंडम हमले करके खुद ही स्टेज से बाहर कूद जाना। कम से कम हमें कंपटीशन में 3rd प्लेस तो मिल जाएगा। अगर पुष्कर ऐसे गिव अप कर देगा तो हमें केवल टॉप 6 में माना जाएगा, टॉप 3 में नहीं। कनिष्का ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, उन दोनों फाइटर में से एक पिछली पहाड़ी का है और दूसरा मेहता परिवार से है। क्या आप लोगों को लगता है कि पुष्कर 2-3 रैंडम हमले करके उन लोगों से बच जाएगा? अगर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि पिछली फाइट के बाद पुष्कर के शरीर में खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। यह सब कहते हुए कनिष्का इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसका चेहरा लाल पड़ गया था। पुष्कर धीमे से मुस्कुराया। वो जानता था कि आगे होने वाली फाइट में क्या हो सकता था, लेकिन वो फिर भी फर्स्ट आना चाहता था। तभी नाग देवता ने पुष्कर के कान में धीमे से कहा, पुष्कर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी भी तरह दिव्य रुद्राक्ष हासिल करना ही है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तो तुम कैसे हार सकते हो? पुष्कर ने जवाब दिया, नाग देवता, मैं तो लड़ ही नहीं रहा हूं, ये तो आप ही हैं जो मेरे अंदर बैठकर ये सब कर रहे हैं। फिर जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो, उसे किसी से डरने की क्या जरूरत है? और अगर अपने मकसद को हासिल करते हुए मैं मर भी गया तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें भी भोले की कोई इच्छा होगी जिसकी मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ ही देर बाद फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट शुरू हो गई। स्टेज पर जोर जोर से अनाउंसमेंट हो रही थी और चारों तरफ की ऑडियंस में गजब का एक्साइटमेंट देखा जा सकता था। पुष्कर ने अपने शरीर को थोड़ा शांत किया और धीमे कदमों से चलता हुआ स्टेज पर गया और बोला, इंस्ट्रक्टर, आगे के रूल्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो दोनों ही फाइटर मुझसे एक साथ लड़ें। पुष्कर की बात सुनकर हर कोई हैरान था। एक आदमी बोला, क्या पुष्कर एक साथ 2 लोगों के साथ लड़ना चाहता है? कनिष्का तुरंत जोर से चिल्लाई, पुष्कर, तुम क्या करना चाहते हो? ऐसा मत करो। कनिष्का जानती थी कि पुष्कर की इस वक्त जो हालत थी उसमें एक आदमी से भी लड़ना बहुत मुश्किल था, तो वो एक साथ 2 लोगों से कैसे लड़ सकता था? कनिष्का के कैंप के लोग भी एक साथ चिल्ला उठे, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर क्या कर रहा है? हर कोई शौक था। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि पुष्कर ने अभी अभी एक साथ 2 फाइटर से लड़ने का ओपन चैलेंज दे दिया था। हालांकि इस ओपन चैलेंज का फायदा यह था कि अगर पुष्कर जीत जाता तो उसे सीधे एक ही बार में फर्स्ट पोजीशन हासिल हो जाती। होस्ट ने पुष्कर की ओर घूरते हुए देखा और कहा, आर यू श्योर? होस्ट को पुष्कर वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं था और वह चाहता था कि पुष्कर ऐसी कुछ बेवकूफी करे और 2 फाइटर्स के हाथों एक साथ मारा जाए। इस वक्त वो होस्ट रूल्स को तोड़ने के लिए भी तैयार था, क्योंकि वो एक
स्पेशल फोर्स टीम का इंस्ट्रक्टर था, इसलिए वह लोगों की ताकत का अंदाजा आसानी से लगा लेता था। वैसे भी वो जानता था कि पुष्कर की पिछली 2 फाइट्स कैसी थी। पुष्कर हवाबाजी करने वाला इंसान तो नहीं था। पुष्कर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं श्योर हूं, अगर उन दोनों में हिम्मत है तो वो मेरे साथ एक साथ लड़ने के लिए आ सकते हैं। मेहता परिवार से बागेश तुरंत अपनी कुर्सी से उछलते हुए बोला, अगर तुम्हें मरने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहूंगा। इतने दिनों की फाइट के बाद अब हर कोई जान चुका था कि पुष्कर ही दिल्ली का असली पुष्कर श्रीवास्तव था। और दूसरा फाइटर ओजस भी तुरंत गुस्से में बोला, ठीक है, मैं भी दिल्ली के बेताज बादशाह पुष्कर श्रीवास्तव से लड़ने की इच्छा रखता हूं। अगर पुष्कर सचमुच उतना ताकतवर हुआ जितना कि मैंने सुना है तो यह लड़ाई लड़कर मैं ऑनर्ड महसूस करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले पुष्कर ने पिछली पहाड़ी के खूंखार भेड़िए जीवा को मार डाला था, इसलिए ओजस बहुत ज्यादा गुस्से में था और पुष्कर को जान से मार डालना चाहता था। ओजस अभी भी उम्र में बहुत छोटा था, इसलिए उसके पास यह बहुत ही अच्छा मौका था कि वो देश भर में अपने नाम का डंका बजा सके। स्पेशल फोर्स की टीम के लोगों के चेहरों पर इस वक्त 12 बज रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे, कुछ लोगों को मजा आ रहा था कि पुष्कर क्या करने वाला था। राहुल और अक्षिता तो दलजीत के साथ जाकर बैठ गए और पुष्कर को अपनी ही मौत को गले लगाते हुए देखकर ताली बजाकर खुश होने लगे। राहुल बोला, इसलिए वो कहावत कही गई है, हाँ बैल मुझे मार। थोड़ी देर पहले तक राहुल और अक्षिता को यही बात खा रही थी कि वो कैसे पुष्कर को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकते थे, लेकिन अब वे बहुत खुश थे कि मेहता परिवार और पिछली पहाड़ी का फाइटर मिलकर पुष्कर के हाथ पैर तोड़कर उसे जिंदगी भर के लिए विकलांग बनाने वाले थे। कनिष्का ने जब देखा कि बाकी फाइटर्स इस चीज के लिए मान गए थे तो वो धीरे से बोली, पुष्कर तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? कनिष्का को लगा था कि पुष्कर बहुत ही समझदार और सोच समझकर फैसला लेने वाला इंसान है। चाहे दुनिया में लोग उसे कितना भी नीचा दिखाएं, वो हमेशा ही अपने फैसले मैच्योरिटी के साथ ही लेता होगा। लेकिन अब कनिष्का को हैरानी हो रही थी कि पुष्कर इस तरह से शो ऑफ कैसे कर सकता था। मृणाल बोली, पुष्कर की कल रात की चोट तो बहुत ही सीरियस थी, अब ये खुद ही जानबूझकर इस मौत के कुएं में क्यों कूद रहा है? पुष्कर दूर से ही मुस्कुराते हुए धीमे से बोला, डोंट वरी। इस वक्त पुष्कर के पास इसके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी। पुष्कर जानता था कि अपनी चोट की वजह से वो केवल थोड़ी देर के लिए लड़ सकता था। भले एक साथ दो लोगों से लड़ना मुश्किल था, लेकिन एक साथ दो लोगों को हराने में टाइम भी कम लगने वाला था। रेफरी ने जोर से अनाउंस करते हुए कहा, लेट्स स्टार्ट द फाइट। फाइट शुरू होते पुष्कर ने अपने ओपोनेंट्स को हमला करने के लिए समय ही नहीं दिया और खुद ही उन पर पहले अटैक करना शुरू कर दिया। इस वक्त पुष्कर के शरीर के चारों ओर अजीब तरह की हवा उड़ रही थी जो नागों का रूप ले रही थी, जिसकी वजह से पुष्कर के सिल्वर कलर के बाल लहरा रहे थे। पहली नजर में देखने पर पुष्कर बहुत ही अजीब और खौफनाक लग रहा था। अचानक पुष्कर की हथेली में से एक काली सी रोशनी निकली और पुष्कर ने ओजस पर एक जोरदार हमला कर दिया। क्या पुष्कर ने एक साथ दो फाइटर से लड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी थी? क्या ओजस जीवा की मौत का बदला लेने में सफल हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुष्कर अकेले ही ओजस और बागेश को हरा देता है, लेकिन सर्वेश चलती फाइट में स्टेज पर कूद पड़ता है और पुष्कर से लड़ने लगता है। पुष्कर ने आगे बढ़ते हुए ओजस पर हमला कर दिया था और उसे अपनी चाल में दूर फेंक दिया था। इस समय पुष्कर बहुत ही तेजी से हमला कर रहा था और उसकी चाल में सांप जैसी फुर्ती साफ साफ नजर आ रही थी। जैसे ही पुष्कर ने ओजस पर हमला किया, बागेश ने एक जोरदार आवाज निकाली और उसकी गर्दन की सारी नसें फूल गईं। देखते ही देखते बागेश की आंखों के चारों तरफ एक काले रंग का निशान उभर आया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में उसने कोई काले रंग का आई पैच पहना हुआ हो। तभी कनिष्का के पापा ने कहा, क्या ये वही कालदोष तकनीक है जो मेहता परिवार ने कुछ ही समय पहले हासिल की थी? कुछ ही साल पहले मेहता परिवार ने बहुत खतरनाक योद्धाओं के कुनबे को हराकर उनसे उनका फैमिली सीक्रेट कालदोष तकनीक सीख लिया था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम वक्त में मेहता परिवार में कोई इस टेक्निक में महारत हासिल कर लेगा। जैसे ही पुष्कर ने देखा कि बागेश कालदोष तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो वो तुरंत रुक गया। पुष्कर को उम्मीद नहीं थी कि मेहता परिवार के पास इस तरह की कोई सीक्रेट तकनीक होगी। पुष्कर ओजस को छोड़कर तेजी से आगे बढ़ा और बागेश के हमलों को डॉज करते हुए उसने बागेश को कॉलर से पकड़ लिया और एक के बाद एक 3 थप्पड़ मारे।
और इससे पहले कि बागेश को समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ, वो अचानक ही हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और उसकी आंखों से काले रंग का खून निकल आया। ऑडियंस में बैठा हर इंसान इस वक्त पुष्कर की ताकत देखकर खौफ में आ चुका था। सभी लोगों को लग रहा था कि शायद पुष्कर अब तक अपनी असली ताकत छुपाए हुए था। पुष्कर ने केवल 3 थप्पड़ों में ही बागेश को धूल चटा दी थी। दूसरी तरफ ओजस पुष्कर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। ओजस, जो पिछली पहाड़ी का फाइटर था, बचपन से ही अपने शरीर और हड्डियों को मजबूत करने की ट्रेनिंग कर रहा था। और तो और पिछले कुछ ही समय में ओजस ने 1 महीने तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने के बाद तंत्र शक्तियों में एक अलग ही लेवल हासिल कर लिया था। ओजस ने पुष्कर के आगे टिकने की हिम्मत दिखाई। ओजस ने पुष्कर पर लगभग 10 हमले किए, जिन्हें पुष्कर ने डिफेंड कर लिया। हालांकि देखने वाली ऑडियंस को लग रहा था कि हर हमले की टकराहट के बाद आसमान में बादलों के गूंजने जैसी तेज आवाज पैदा हो रही थी। भीड़ में बैठे कई लोग तो देख भी नहीं पा रहे थे कि पुष्कर और ओजस कितनी तेज स्पीड से आपस में लड़ रहे थे। पुष्कर और ओजस की टकराहट से पैदा हो रही शॉक वेव्स एरिना में बैठी हुई ऑडियंस को भी जोर जोर से झटके दे रही थी। तभी मृणाल ने कहा, मुझे नहीं पता था कि पुष्कर की शक्तियां इतनी खतरनाक होंगी। मैं तो पुष्कर की फैन हो चुकी हूं। लाडली कैंप के दादाजी बोले, सही कहा तुमने। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि पुष्कर आज के कंपटीशन में जरूर जीत जाएगा। कनिष्का के पापा ने कहा, हर जनरेशन में कोई ना कोई टैलेंटेड व्यक्ति तो आता ही है, और एक बात यह भी सच है कि एवोल्यूशन में पिछली पीढ़ी के मुकाबले नई पीढ़ी हमेशा ही ज्यादा समझदार और ताकतवर होती है। मुझे लगता है कि अब दिल्ली शहर के बेताज बादशाह पुष्कर श्रीवास्तव को पूरे भारत में फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। इस खतरनाक लड़ाई के दौरान आखिरकार लोगों को पुष्कर श्रीवास्तव की असली ताकत का नमूना देखने को मिल रहा था। भले ही सभी फाइटर्स के बीच में पुष्कर सबसे कम उम्र का था, लेकिन उसकी ताकत बेमिसाल थी। दूसरी तरफ ऑडियंस में जहां मेहता परिवार के लोग बैठे हुए थे, उनके सभी बूढ़े बुजुर्गों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मेहता परिवार के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बागेश इतना बेकार निकलेगा कि पुष्कर के 3 थप्पड़ों के बाद ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगा। तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी एक अधेड़ उम्र के आदमी से बोला, सर्वेश कम ऑन, इस 2 कौड़ी के लौंडे के आगे मेहता परिवार की इज्जत को ऐसे मत डूबने दो। सर्वेश मेहता मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप चाहें चाचा जी। और कुर्सी पर से उठते हुए सर्वेश हवा में एक लंबी छलांग लगाकर सीधे स्टेज पर पहुंच गया। सर्वेश इस वक्त स्टेज के ऊपर पुष्कर और ओजस को आपस में लड़ते हुए गुस्से से देख रहा था। तभी अचानक आसपास बैठे सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे। ये सर्वेश को क्या हो गया है? वो अचानक स्टेज पर क्यों चला गया है? कनिष्का के पिता ने कहा, स्टेज पर तो केवल 3 ही फाइनलिस्ट होने चाहिए थे। उन तीनों को ही आपस में फर्स्ट प्लेस के लिए लड़ना था, लेकिन ये सर्वेश स्टेज पर क्या कर रहा है? ये तो रूल्स के खिलाफ है। ठीक इसी वक्त पुष्कर ने एक जोरदार मुक्का मारकर ओजस को हवा में उछालते हुए स्टेज से बाहर फेंक दिया। पुष्कर अपनी जगह पर शांति से खड़ा सीधे सर्वेश मेहता की ओर देख रहा था। पुष्कर को भी समझ नहीं आ रहा था कि सर्वेश स्टेज पर आकर क्या करना चाहता था। तभी सर्वेश चिल्लाकर बोला, मेरे परिवार ने डिसाइड किया है कि बागेश की जगह मैं लड़ूंगा, क्योंकि बागेश थोड़ा सा घायल हो चुका है। जैसे ही सर्वेश ने यह कहा तो तुरंत ऑडियंस में शोर मच गया। मृणाल कनिष्का के पापा से पूछने लगी, क्या इस तरह बीच फाइट में फाइटर को रिप्लेस किया जा सकता है? और वैसे भी बागेश घायल नहीं हुआ है, वो तो पहले फाइट हार चुका है। भले ही वो स्टेज पर अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है। तभी कनिष्का के पापा बोले, और नहीं तो क्या, बागेश पूरी तरह हार चुका है, इसे बीमार कैसे कहा जा सकता है? तभी कनिष्का जोर से चिल्लाई, एक फाइटर को फाइट के बीच में रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मेहता परिवार वालों, तुम अपनी गंदी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। शर्म करो, शर्म। सर्वेश मेहता 30 से 40 की उम्र के बीच का था और संजय मेहता का तीसरा कजन था। वो स्टेज पर आने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं था। तभी मृणाल भी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, इट्स नॉट फेयर, तुरंत स्टेज से नीचे उतर जाओ, तुम्हें वहां खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है, पुष्कर जीत चुका है। भीड़ में सभी लोग यही सोच रहे थे, लेकिन बहुत कम ही लोगों में हिम्मत थी कि वो मेहता परिवार के खिलाफ कुछ बोल सके। हालांकि पुष्कर ने उम्मीद नहीं की थी कि इंस्ट्रक्टर और होस्ट भी मेहता परिवार के सामने बिल्कुल चुप हो जाएंगे। पुष्कर मुस्कुराया। पुष्कर को कभी भी स्पेशल फोर्सेस की टीम वालों से कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस वक्त वह इस प्रतियोगिता को होस्ट करने वाले की हरकत से बहुत निराश था। तभी कनिष्का तेजी से उठी और स्टेज की ओर जाने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया। कनिष्का चिल्लाई, हम इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, तुम मेहता परिवार वाले जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो।
पुष्कर पहले ही 2 लोगों के खिलाफ जीत चुका है और अब तुम इतनी ज्यादा उम्र के एक आदमी को पुष्कर के खिलाफ लड़वाना चाहते हो। कनिष्का जोर से चिल्ला रही थी। बेशर्म, चीटर्स! इतने सारे लोगों के सामने भी तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इतने बड़े और ताकतवर होने के बावजूद भी रूल्स को मानना नहीं चाहते हो और जबरदस्ती एक थके हुए फाइटर से लड़ना चाहते हो। ये सरासर नाइंसाफी है। मेहता फैमिली घटिया फैमिली है। तभी सर्वेश जोर से चिल्लाया, अगर तुम्हें लड़ने से डर लगता है तो यहां से घर भाग जाओ। इस वक्त मेहता परिवार की ताकत का लोगों के ऊपर असर साफ दिखाई दे रहा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन किस फैमिली से आया हुआ है। बड़े बड़े परिवार जो यहां भैरव टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आए हुए थे या फिर जो स्पेशल टीम के मेंबर्स रेफरी बनकर आए हुए थे, इस वक्त केवल यहां पर मेहता परिवार की ही बात सुनाई दे रही थी और बाकी सब लोग चुप थे। अब जाकर कई लोगों को समझ आ रहा था कि मेहता परिवार आखिरकार इतनी ताकतवर फैमिली कैसे बन गई थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि पुष्कर अब क्या फैसला लेने वाला है। अगर वो लड़ाई करने का फैसला लेता है तो उसके आगे सर्वेश जैसा खतरनाक ओपोनेंट खड़ा है, और अगर वो फाइट से पीछे हट जाता है तो कनिष्का के कैंप के आगे रखी हुई लालटेन बुझा दी जाएगी। फिर पुष्कर फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाएगा। इसके अलावा उसे जिंदगी भर की शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी। अचानक ही पुष्कर की आंखों में एक बहुत ही खतरनाक गुस्सा छा गया और उसके शरीर के चारों तरफ का ऑरा घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। पुष्कर की आवाज में गुस्सा था। वो जोर से बोला, सर्वेश मेहता, जिस पल तुमने स्टेज पर कदम रखा था उसी वक्त तुमने अपनी मौत को दावत दे दी थी। सर्वेश पहले एक पल के लिए तो हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल पागलों की तरह हंसते हुए बोला, ठीक है पुष्कर श्रीवास्तव, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक असली योद्धा की ताकत क्या होती है। सर्वेश ने अपना एक पैर जमीन पर तेजी से 3-4 बार पटका। इसकी वजह से एक बड़े से ढोल जैसी आवाज आई। सर्वेश के शरीर से भी एक कमाल की ऊर्जा निकल रही थी, जैसे कि उसकी सोई हुई शक्तियां जाग रही हो। उसके बाद सर्वेश ने हवा में अपना हाथ घुमाया और अचानक सफेद रोशनी की लपटें उसकी हथेलियों से बाहर निकलने लगी और तुरंत उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। वो रोशनी के सफेद धागे पानी की तरह बह रहे थे और जहां जहां वो सर्वेश के शरीर के ऊपर फैले हुए थे वहां से सर्वेश का शरीर चमक रहा था। वहां मौजूद सभी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोगों ने जब ये देखा तो तुरंत अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और हैरान होकर सर्वेश को देखने लगे। तभी कनिष्का के पिता ने कहा, ये तो शक्ति पाश है, ये तो किसी तपस्वी की शक्ति पाश टेक्निक है। क्या सर्वेश इसे सच में सीख चुका है? जैसे ही ऑडियंस में बैठे लोगों ने ये बात सुनी वो सभी हैरान रह गए। कहा जाता है कि भारत में हिमालय पर निवास करने वाले तपस्वी सबसे ताकतवर इंसान होते थे और वो तपस्वी कई सालों के मेडिटेशन और तपस्या के बाद इस तरह की खतरनाक शक्तियों को पाते थे। इसलिए लोगों को हैरानी थी कि सर्वेश केवल 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद ही उनकी तकनीक कैसे सीख सकता था। जितने भी बूढ़े और बड़ी उम्र के लोग वहां मौजूद थे वो सभी के सभी अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो गए। भले ही वो सर्वेश के फाइट में ऐसे घुसने को सही मानते हो या गलत, लेकिन इस वक्त उन्हें यह महान शक्ति देखने का मौका मिल रहा था जो वो मिस नहीं करना चाहते थे। लाडली कैंप का बूढ़ा बोला, क्या किसी तपस्वी ने सचमुच में अपनी शक्ति सर्वेश को पास ऑन कर दी है? मेहता परिवार ने आखिर में इस दुनिया पर राज करने का रास्ता ढूंढ ही लिया। तभी कनिष्का के पापा ने कहा, मुझे लगता है वो सचमुच में कुछ करने वाला है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि पुष्कर को इस खतरनाक टेक्निक का सामना करने का मौका मिल रहा है तो उसे बिना किसी रिग्रेट के अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। जैसे ही सर्वेश ने अपनी नई टेक्निक सबके सामने रिवील की तो उस भैरव टूर्नामेंट का पूरा माहौल ही बदल गया था। पुष्कर ने सर्वेश के शरीर के चारों तरफ फैले हुए सफेद रोशनी के धागों को देखा तो उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक छा गई। जब से नाग देवता पुष्कर की जिंदगी में आए थे तब से पहली बार पुष्कर ने इतनी ताकतवर शक्ति अपनी आंखों से देखी थी। अचानक ही सर्वेश बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे थे वो सफेद रोशनी के धागे। पहली नजर में देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि मानो सर्वेश किसी सिल्क नेट को तोड़कर बाहर निकल रहा हो। इस वक्त हर कोई आंखें खोलकर केवल सर्वेश को ही देख रहा था। कोई भी उसकी ताकत का नमूना मिस नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ कनिष्का ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और वो अचानक ही जोर से चिल्लाई, पुष्कर प्लीज अपने आप को कुछ होने मत देना। सभी लोग हैरान थे। जहां एक तरफ वो लोग सर्वेश से डर रहे थे तो दूसरी ओर पुष्कर के लिए हमदर्दी भी महसूस कर रहे थे और जो लोग समझदार थे वो पहले ही पुष्कर को श्रद्धांजलि दे चुके थे। तभी पुष्कर के कान में नाग देवता की आवाज गूंजी, ये योद्धा सामान्य नहीं है पुष्कर,
इसने किसी तपस्वी से गहन विद्या हासिल की है, मगर इस विद्या को हमेशा आत्मरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, न कि किसी प्रतियोगिता को जीतने के लिए। क्या थके हुए और घायल पुष्कर को मार डालेगा सर्वेश? क्या पुष्कर को बचाने के लिए नाग देवता को प्रकट होना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।